बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन तीन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें एक पॉलिटिकल स्टोरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद शिकवे और शिकायतें हैं किंग्स पार्टी की, उस पर हमारे साथ होंगे सरदार नबील गबोल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। इसके अलावा दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो होगी OIC का गैर मामूली इजलास और जो इस्लामी और अरब ममालिक हैं वो जो फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आज बैठकर बातचीत कर रहे हैं। साबिक सफ़ीर शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, जबकि आखिरी खबर होगी मईशत की, डॉक्टर शाहिद खाकान नजीब साहब होंगे। माशी सूरत हाल क्या है, IMF के चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन आज दो बुरी खबरें भी पाकिस्तान के लिए हैं, एक खेल के मैदान से और एक सियासत के मैदान से। खेल के मैदान से क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। आज इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच था उसमें जो एक हदफ था जो पाकिस्तान ने हासिल करना था, जो बज़ाहिर नामुमकिन ही नजर आता था, और उसी तरह हुआ और अब पाकिस्तान फाइनल 4 से बाहर हो चुका है। और मुमकिन तौर पर अगले चंद रोज में या कल तक पाकिस्तानी टीम जो है वो हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान के सफर का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर इस वर्ल्ड कप में इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरी जो खबर सियासी मैदान से बुरी है, हर सियासी जमात में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी सुलझी हुई सियासत करते हैं, जो जिसे कहते हैं कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। हर सियासी जमात से मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM तक में जो बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं और अपनी क़यादत के सामने उनकी गुफ्तगू की अहमियत भी होती है। न सिर्फ वो अपनी क़यादत के सामने इख्तलाफ राय भी रखते हैं बल्कि कलमा हक कहने की इस्तात भी रखते हैं। आज एक ऐसे ही सियासतदान ने तकरीबन 10 साल बाद, असद उमर को अगर हम कहें कि ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन फॉर PTI, आज उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया वो बहुत अहमियत का हामिल है। असद उमर साहब कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव के बायस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि असद उमर साहब जब आज सियासत छोड़ने का और PTI की बुनियादी रुकनियत छोड़ने का ऐलान करते हैं तो वो एक बार फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं कि रियासती इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है क्या वो अभी तक इस पॉलिसी को लेकर चल रही है, इस पर हमें सोचना होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल मौजूद हैं और अगर मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, नबील गबोल साहब मुझे करेक्ट करेंगे, जिन दिनों में इमरान खान साहब उन्हें PTI में लेने की कोशिश कर रहे थे तो असद उमर साहब उनके मुखालिफ थे। नबील साहब, आज असद उमर साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, आप कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को और असद उमर को एज पॉलिटिशियन? उसके बाद मैं जरा पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतों पर आपसे बात करूं। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया रिंद साहब। न सिर्फ असद उमर बल्कि असद उमर के साथ जितने आज जिन्होंने PTI छोड़ दी है और जो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, कुछ घरों में बैठ गए, उन सब ने मेरी मुखालफत की थी। और इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि मैं ज्वाइन करूं PTI, लेकिन मैंने यही कहा कि आपके पास जो लोग हैं, ये असद उमर टाइप, ये सब फार्मी अंडे हैं, इनको जो है अहमियत इमरान खान ने दी। ऐसे लोग, अली जैदी टाइप लोग जो UC चेयरमैनशिप हारे हैं, उनको वफाकी वजीर बनाया। तो फिर जाहिर है, फिर हम तो आपको पता है एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, मैं खुद 5 दफ़ा MNA MP इलेक्ट हुआ हूँ। ऐसे लोगों को तो मेरे से खतरा होगा असद उमर टाइप। लेकिन आज आप देख लें कि आज आपने ये न्यूज़ ब्रेक किया कि उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है। तो ये जो फार्मी अंडे हैं ना, ये चंद वक्त के लिए होते हैं, इनको सियासत का पता ही नहीं होता है। मैंने पहले ही इमरान खान को कहा था कि तुम्हें 2 लोग डबोएंगे, और उस वक्त मैंने जो बात कही थी उससे नहीं, असद उमर जो है वो जीनियस है, इकोनॉमी का उसको पता है, वो एक जीनियस है। वो मेरी पार्टी में, मैंने कहा जीनियस है, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और एक इकोनॉमिस्ट को हुकूमत चलाना है तो ही मस्ट बी अ पॉलिटिशियन। उसकी रीजन ये है कि जब आपको लोगों का नफ्स का पता होगा, जब आपको लोगों के दर्द का पता होगा, जब। लेकिन नबील साहब ये भी तो मान लें कि असद उमर ने मुखालफत करके आपको बचा लिया, वरना हो सकता है आज आप भी ज़ेरे इताब होते, या फिर जो है ना इस्तेकाम पार्टी में होते, या फिर कोई ट्वीट करने की मजबूरी में होते। तो आपको थैंक यू तो कहना बनता है आज असद उमर को। मुझे असद उमर को मैं थैंक यू भी कहूंगा और मैं उनके साथ उनके गम में बराबर का शरीक भी हूं कि उन्होंने, मुझे पता है किस मजबूरी के तहत जो है वो PTI छोड़ी है और सियासत छोड़ा है। तो मुझे उसके साथ न सिर्फ बल्कि मैं दिल में बातें नहीं रखता हूं, मुझे उनके लिए दुख जरूर है कि उनको छोड़ना पड़ा। और आज अल्लाह का शुक्र है मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं और पूरी तैयारी है जनरल इलेक्शन।
नबील गबोल साहब, एक चीज आप, फवाद चौधरी या जितने अली जैदी। नबील गबोल साहब, आपने जो, चूंकि मुझे आपसे बात करनी थी, वो आज का जो टॉपिक था वो आपकी पार्टी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था, वो अब बढ़ते बढ़ते किंग्स पार्टी के शिकवे पे आ गया। मैं चाहूंगा पहले आप सुने कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज किंग्स पार्टी के हवाले से क्या कहा और फिर आपकी राय लूं। जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जब इस किस्म के पार्टीज को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में। नबील गबोल साहब, पहले आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा अपनी जगह पे था, आपकी जमात का। अब किंग्स पार्टी का शिकवा, किंग्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी किसे कह रहे हैं नबील गबोल साहब? देखिए, किंग्स पार्टी आपको भी पता है, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो। 1990s में मैं नहीं जाऊंगा, 2002 ले ले। 2002 में किंग्स पार्टी कौन थी? मैं नाम लूंगा, PMLQ। सही, PMLQ। तो PMLQ किंग्स पार्टी बनी और उसके बाद उसको किस तरह इख्तिदार में लाए, और फिर 2018 के इलेक्शन में आप देखें कि कौन किंग्स पार्टी था, वो उनको कौन लेकर आया, और फिर आप देखें कि इस वक्त किंग्स पार्टी कौन है। इस वक्त आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, किंग्स पार्टी कभी भी किंग्स नहीं रहती है, सही, वो हमेशा गुलाम बनती है। सही। और जब आप गुलाम हो तो फिर गुलामी जब आपके ऊपर बढ़ जाती है तो उस वक्त फिर आप फिर इसी तरह हुकूमत से निकलते हो, फिर रोना धोना करते हो। सही। तो कहां गई PML काफ, कहां गई PTI? पीपल्स पार्टी आज भी कायम है। लेकिन फिर मैं अगर इस वक्त की किंग्स पार्टी की बात करूं, हाँ। तो वो किंग्स पार्टी वही है जिसको प्रोटोकॉल बाहर भेजा गया। नबील गबोल साहब, इतने जहांदीदा आप सियासतदान हैं, किंग्स पार्टी जैसे आपने 2002 में जो किंग्स पार्टी थी उसका आपने नाम ले लिया, 2018 का ले लिया, आज लेते हुए क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो कर पा रहा हूं। किंग्स पार्टी का खिताब चेयरमैन बिलावल ने दिया, लेकिन उनका मकसद जो है जाहिर है वही है जो लाडले बने हुए हैं और जो सुपर लाडले बन गए और जिनको लंदन से आते हुए प्रोटोकॉल मिला, जिनको DIG लाहौर सलूट मार रहे हैं, जिनके लिए कोर्ट वाले जो है वो बायोमेट्रिक कराने एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वही किंग्स पार्टी है। अच्छा नबील, और लेकिन हम इनको नबील एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि किंग्स पार्टी जिसे आप PMLN कह रहे हैं, उसकी MQM से भी अलायंस की बातें हो रही हैं। ख्वाजा साद रफीक कराची पहुंच गए, MQM का वफ्द मियां नवाज शरीफ से मिल के गया। आप MQM में भी रह चुके हैं, तो PMLN और MQM के अलायंस को कैसे देखते हैं कराची में? मेरी बात समझे आप, PML नून का सिंध में कोई वोट बैंक नहीं है, और MQM का पंजाब में वोट नहीं है। सही। तो इनका कैसा इत्तेहाद हुआ? सही। इनके इत्तेहाद से फायदा किसको पड़ रहा है? ये एक दूसरे के पार्टियों का एक दूसरे के सूबे में वोट बैंक ही नहीं है, तो फायदा किसको मिल रहा है? सही। तो ये एक मजाक है। हमें पता है कि उनको जो है डब्बे में डाल के, अंडों को नहीं, जब डब्बे में डालते हैं और फिर उनको मिक्स करके लेकर जाते हैं, ये फार्मी अंडे हैं सारे, और इनको बाद में फिर कहा जाए कि इनको एक्सेप्ट करें। हम देखें, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून ने हमें छेड़ा है, हमें तंग करने की कोशिश की है, और मुस्लिम लीग नून को यही कहूंगा कि आप कुछ भी कर ले, आप GDA से इत्तेहाद कर ले, आप MQM से इत्तेहाद कर ले, आप पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अवाम हमारे साथ। और अगर रोकने की किसी कोशिश की, 1997 वाले अगर हालात इन्होंने दोबारा लेकर आए, तो फिर सिंध के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंध नहीं मानेगा। और इसी तरीके से मैं नवाज साहब को भी कहना चाहता हूं कि आपको शौक है वजीर आजम का, आप ये अच्छी तरह जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर आप वजीर आजम नहीं बन सकते हो। और आपके पार्टी को, आपकी जमात को, शहबाज शरीफ को हमने अगर वजीर आजम बनाया 2021 में, तो अभी आपको वोट देना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो मतलब नबील इसका मतलब यह हुआ कि PMLN भी ये जानती है कि उसे पीपल्स पार्टी की जरूरत है, पीपल्स पार्टी भी जानती है कि उसे PMLN की जरूरत है। इसीलिए क्या इरफान सिद्दीकी साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से हुकूमत साजी पर बातचीत हो सकती है? तो मतलब एक मॉडल तो दोनों जगह मौजूद है।
बिल्कुल बातचीत हो सकती है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर भी रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि देखिए, अगर आपको हमने 16 महीने की हुकूमत दी है तो इस वक्त आप लोगों को चाहिए हमारे साथ कोलेशन में आप आए। सही, तो हम तो तैयार है। सही। और मौलाना मना नहीं किया है। और गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जरा सख्त मौक़िफ़ बिलावल का, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पे जब उनसे सवाल किया गया तो बड़ा नरम अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग 2008 फॉर्मूला को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि मौलाना साहब से इस स्टेज पे मामलात नहीं बिगाड़ने। हम किसी से मामला बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हमें मौलाना के भी जमात से वोट चाहिए, हमें नून से भी वोट चाहिए, हमें एमक्यूएम से भी वोट चाहिए। हम किसी से मामला खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये लोग खुद मामला खराब कर रहे हैं। और हमने जो है इसकी शिकायत फजल रहमान को इसलिए की है क्योंकि पीडीएम के वो सरबराह थे और ये पीडीएम की जमात, और अगर पीडीएम के जमात के लोग जो है इलेक्शन लड़े, अपना 16 महीने की कारकर्दगी बताएं और उसके बाद नबील गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी पीडीएम से, तो मौलाना साहब क्यों एंटरटेन करें आपकी ख्वाहिश को? मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह थे, ठीक है जी। हमने, आपको पता है, कौमी असेंबली के अंदर हमने वोट दिया है शहबाज शरीफ को। हम हुकूमती अलायंस थे, हमने पीडीएम बिल्कुल छोड़ा, लेकिन हमने फिर हुकूमत बनाने में साथ दिया। सही। तो हम हुकूमत में फिर साथ थे। ये जो महंगाई या जो ये सारी चीजें इस वक्त, डॉलर की प्राइस, इस वक्त जो हालात है, मुल्क के माशी हालात है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, उसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। 16 महीने आप उनके इत्तेहादी थे नबील गबोल साहब, कैसे आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं है? वजारत सेहत आपके पास थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके पास था, वजारत खारजा आपके पास था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं है। मेरी बात सुने, वजीर आज़म कौन था? वही पॉलिसी बनाए। आप बताएं, ये पावर का बिजली का लोड शेडिंग है, वो मुस्लिम लीग नून था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि 16 महीने की हुकूमत में शहबाज शरीफ को वजीर आजम उन्होंने बनाया। फिर जैसे खुर्शीद शाह साहब ने माफी मांगी, आप भी माफी मांग लें अवाम से कि गलत फैसला किया शहबाज साहब को वजीर आजम बना के। मैं माफी अवाम से मांगूंगा अपने वक्त पे जब इलेक्शन कैंपेन चला होगा, लेकिन मैं अभी से इतना कहूंगा कि हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और जब इमरान खान को हमने हटाया, इन्होंने नहीं हटाया, मुस्लिम लीग नून ने नहीं हटाया, ये पाकिस्तान पीपल्स से हटाया या जरदारी साहब की पॉलिसी ने हटाया। हमने इमरान खान को हटाया, तो उस वक्त इलेक्शन में हमें जाना चाहिए था। ये मैं जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी का फैसला था कि हमें हुकूमत बनानी पड़ी, लेकिन अगर उस वक्त हम इलेक्शन पे जाते तो फिर सिचुएशन कुछ और होता। नबील गबोल, मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उनकी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पिच है वो जरा डिफरेंट है। बिलावल साहब कल कह चुके हैं कि मुल्क की जरूरत में शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया था, जमहूरियत के लिए बनाया था। देखिए, बाद में तो बनाना पड़ा ना, लेकिन शुरू में हमारी यही एक पॉलिसी थी कि हमने बल्कि ये कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जब पीडीएम ने किया तो हमने फिर सपोर्ट किया। सही। और फिर अच्छा नबील, आप चूंकि सिर्फ कराची नहीं, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को भी कुर्बत भी रखते हैं, दोस्तियां भी रखते हैं, रिश्तेदारियां भी रखते हैं। आज से 16 महीने पहले आसिफ अली जरदारी साहब एक आवाज लगाते हैं, बलूचिस्तान के बाप के इलेक्टेबल्स हों, सरदार अख्तर मेंगल हों, सब दौड़े चले आते हैं उनके कहने पे, इमरान खान साहब को अदम एतमाद में निकाल देते हैं। लेकिन आज जब इलेक्शन की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने से वो इलेक्टेबल्स कतराते हैं। सरदार अख्तर मेंगल भी कहते हैं कि अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पे लाई थी। तो वो रवादारी, वो ताल्लुक कहां जाता है जो माजी में हमने देखा 16 महीने पहले, जिसकी बुनियाद पे जरदारी साहब ने गवर्नमेंट गिराई? मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी एक बलोच हो और मुझे बलूचिस्तान के सारे सरदार मेरे दोस्त हैं, मैं नाराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो हवा का रुख देख के चलते हैं। जो बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं, वो हवा का रुख देख के चलते हैं। हवा का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कि हमारे खान जमाली एमएनए थे और काफी लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन फिर हवा का रुख तब्दील किया गया लाहौर की तरफ। जब हवा का रुख लाड़काना से लाहौर की तरफ जब तब्दील किया गया
तो फिर बलूचिस्तान के सरदारों ने समझा अब लाहौर की तरफ मुड़ कर दो। तो अब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बलूचिस्तान क्वेटा बाप से मिलने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह से और दीगर जितने भी लोग हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। देखिए बाप कौन है, बाप का मतलब बाप के ऊपर भी एक बाप है। सही। और हमेशा इस बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके ऊपर भी एक बाप था। सही। तो जो बाप बोलेगा वही करेगा। तो फिर नबील गबूल साहब ये मान लेना कि 16 महीने पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत नहीं गिराई थी, उनके बुलाने पे खालिद मक्सी साहब और अख्तर मेंगल साहब नहीं आए थे। नहीं, बिल्कुल उनके देखिए आसिफ अली जरदारी साहब का जितने बलूच सरदार है उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है। मक्सी बरादरान की आप बात तो देखो, दो मक्सी के बरादरान जो है, नादिर मक्सी और आमिर मक्सी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, एक MNA एक MP है। बिल्कुल। दो भाई जो है मक्सी और दूसरा जो है खालिद मक्सी, वो बलूचिस्तान के MNA MP है। बिल्कुल। तो फिर उनसे हमारे ताल्लुकात है। तो मैं समझता हूँ वो अभी भी हमें उम्मीद है कि हमें वोट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हमें बिलावल उसके लिए नबील गबोल रोल प्ले करेंगे, नादिर मक्सी रोल प्ले करेंगे, आमिर, क्योंकि खालिद मक्सी ने इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स के साथ PMLN जाने का फैसला नहीं किया, उन्होंने बाप की सदारत होल्ड की है। इसका मतलब यह है कि उनसे आप दोबारा भी बात कर सकते हैं, ऑप्शंस आर ओपन। मैं तो रोजाना बात करता हूं बाप के सरबराह से, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो जब मेरी पार्टी अगर ये मुझे एक देगी मैंडेट तो मैं क्वेटा जाने के लिए तैयार हूं। वैसे हम क्वेटा जा रहे 30 को। अच्छा, 30 नवंबर को यह बहुत बड़ा एक फैसला है, आप यौम तासीस का जलसा क्वेटा ले गए, पहले लाहौर में करने का इरादा था। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कोई असर रसूख इतना बना पाएगी? और एक ऐसे टाइम पे जब आपने ये ऐलान किया तो एक मुंतखब जो MPA थे गुज़िश्ता गवर्नमेंट के, सलीम खोसो, आज उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मजीद फैसला आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए आप ठहरे कुछ दिन, 15 दिन ठहरे, और 15 दिन में हवा का रुख फिर दोबारा लाहौर से लाड़काना की तरफ हो जाएगा। फिर ये जितने बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन है ये हमारे पास बिलावल हाउस आएंगे। आप ये 15 दिन छोड़ दें। नबील गबोल, 15 दिन बाद मैं आपसे दोबारा राब्ता करूंगा और आपका ये जुमला संभाल के रखूंगा। नाजरीन, नबील गबोल साहब ने खबर दी है कि 15 दिन बाद हवाओं का रुख दोबारा लाहौर से लाड़काना तक आएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे गजा की सूरत हाल पर और OIC के गैर मामूली इजलास पर। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की और गज़ा के हवाले से OIC का जो गैर मामूली इजलास है उसमें अब तक जो मुकर्रीन की तकारीर सामने आई हैं उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि तमाम ममालिक इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि गज़ा में जो है जंगबंदी की जाए और इस सारी सूरत हाल का आलमी बरादरी नोटिस ले। बहुत सख्त मौक़िफ़ हमें देखने में आता है ईरान की जानिब से, कुछ हद तक तुर्की और कतर की जानिब से, सऊदी अरब ने भी बड़ा स्टैंड लिया और पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने वहाँ पर भी खिताब किया और उन्होंने पाकिस्तान की जो 1967 की पोजीशन है उसी पोजीशन को कंटिन्यू किया। उन्होंने मिस्र के जो ह्यूमैनिटेरियन एड का जो एफर्ट है उसको भी उन्होंने जो है काबिल सताइश करार दिया। लेकिन इस वक्त सारी सूरत हाल का, इस मीटिंग का इम्पैक्ट क्या होना है? गज़ा की जो सूरत हाल है वो इस वक्त दुनिया में, मैं ये पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि अगर दो इंसानी जेलें, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन, तो गलत नहीं होगा। और दोनों में हिंदुस्तान और इसराइल जो कि हमें अज़ली दोस्त नज़र आते हैं, उन दोनों का उस जेल पर कब्जा है। इस वक्त इस सारी जो प्रैक्टिस इस वक्त OIC की हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आने वाले दिनों में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? फॉर्मर एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। शमशाद साहब, सबसे पहला सवाल, गज़ा की जो सिचुएशन है डे बाय डे रिपोर्ट हो रही है, लेकिन आज की जो OIC की गैर मामूली मीटिंग है उसे एज अ फॉर्मर एम्बेसडर आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो बड़ी कहते हैं ना कि शादियाने बजने चाहिए जिस किस्म का रिएक्शन आया है। और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या फ़ैसला क्या हुआ है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ आपको कि 0 + 0 = ज़िल्च।
सही। और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज हैं एक हमारे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी के, जो उन्होंने 50s या 60s में कहे थे। सही। अरब दुनिया के लिए। सही। तो बहरहाल अब ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी देर कर दी इन्होंने OIC की मीटिंग बुलाते। सही। लेकिन इसमें यानी मुझे कोई किसी पे ना क्रिटिसाइज करना है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को डिफेंड करना चाहता हूँ। सही। और मेरा इस वक्त वो एक रियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं एक फर्द के तौर पर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि OIC अब एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहा करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक दुनिया की लास्ट बेस्ट होप के तौर पर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस, वो आज दुनिया की लीस्ट बेस्ट होप भी नहीं रहा है। सही। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन। और उसकी वजह यही है कि यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी ताकतों की ताकत का उखाड़ा बना हुआ है और कुछ नहीं है वहां। जो असल मकसद था, जो मसाइल एड्रेस करने थे, और वो बड़े बड़े मसाइल 2 बड़े हैं, एक फलस्तीन का मसला और कश्मीर का। मैं कश्मीर के मसले को हमेशा फलस्तीन के साथ इक्वेट किया करता हूं। अरब हमेशा कोशिश करते थे कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता था तो वो कोशिश करते थे कि हम कश्मीर का जिक्र ना वहां करें, क्योंकि उससे फलस्तीन की शमशाद साहब, एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा, जो इस वक्त की सूरत हाल को हम देख रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके ख्याल में इस वक्त वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें फलस्तीन के इशू पर, इस्लामिक वर्ल्ड या पाकिस्तान, आप चूंकि एम्बेसडर रहे हैं, आपने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपके ख्याल में एक बेहतर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखें, बेहतर वे फॉरवर्ड के लिए तो पुराना वक्त था, बाज वक्त थे, और उसमें अरबों ने भी वक्त अपना गंवा दिया, और सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान ने भी, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सकते थे पहले। तो मकसद, खैर अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता, अभी के वे फॉरवर्ड की बात करता हूं। आज के कॉन्टेक्स्ट में वे फॉरवर्ड तो वही है कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, उन पर अमल होना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की 242 रेजोल्यूशन है, उसके मुताबिक यही है कि इसराइल जो 67 के बॉर्डर्स तक वो इलाके खाली कर दे और वो फलस्तीन के तौर पर नई रियासत होगी और 2 रियासती सिस्टम होगा, और इस तरीके से ये हल होगा। और फिर इससे ज्यादा बढ़कर जो था, इसमें अरबों की शमूलियत हुई थी 2002 में क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला की कोशिशों से। तो वो एक बेरूत में एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था, और जो अरबों का अरब लीग सारे शामिल थे वो लोग, उन्होंने यही कहा था कि भी अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, अगर इसराइल वो इलाके जो कहे हुए हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस में वो खाली कर दे और फलस्तीनियों को वापस आने की इजाजत दे दे ताकि वो अपनी रियासत में आ सकें, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो इस वजह से ये नहीं हो रहा, मुझे उस पर दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर तो अमेरिका है एक। और शमशाद साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। बाज़ औक़ात ये थ्योरीज भी सामने आती हैं कि एक ऐसे वक्त में हमास ने अपने हमलों का आगाज किया इसराइली जो टेरिटरीज हैं उन पर, उनको एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब ये बातें हो रही थी कि बहुत से मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे। एक थ्योरी ये मौजूद है कि ये उन कोशिशों को रोकने के लिए, ये थ्योरी अमेरिकन की जानिब से सामने आई, लेकिन एक थ्योरी ये भी मौजूद है कि हमास की जानिब से ये जो एक्टिविटी इस बार की गई है तूफान उल अक्सा के नाम पर, वो इसलिए भी की गई है कि जब तक मामला एक्सपेडाइट नहीं होगा वो रिजॉल्व की तरफ नहीं जाएगा। शमशाद अहमद खान साहब, इन दोनों थ्योरीज में से कहां एग्री और कहां डिसएग्री करते हैं? ये दोनों का इम्तजाज है। देखें, एक तो ये है कि हम लोग बिलखुसूस यहाँ पाकिस्तान में मीडिया में हम इस तरह की थियरीज घड़ भी लेते हैं अपनी तरफ से। सही। आप समझते हैं कि ये हकीकत के करीब नहीं है? दोनों मिली हुई चीजें हैं।
पहली बात तो जो आपने कही कि बिलखुसूस दूसरे मुल्कों ने तो सफारती ताल्लुकात कर लिए सारे अरबों ने सिवाय सऊदी अरब के, तो सऊदी अरब ने अभी करने वाला था, तो ये उनको रोकने के लिए था। मैं खुद जाती तौर पर इस चीज पर यकीन रखता हूं कि ये हमास का दूसरी बड़ी वजह की बजाय ये असल वजह था कि सऊदी अरब का जो एक सऊदी अरब के इसराइल के साथ पींगें बढ़ रही थी, ये उनको रोकने के लिए था। और वो अरबों को सबक सिखाना चाहते थे। ये इसराइल को सबक नहीं सिखाया, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये एक वेकअप कॉल दी है अरबों को। और अरबों को अब शायद थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए कि इनको किस्मत की तरफ से धन दौलत मिल गया। इनकी जो रियासत शमशाद साहब एक और सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि अगर आज हम बात करते हैं कि ओआईसी का एक गैर मामूली इजलास हो रहा है, आलमी दुनिया में अमेरिका मैटर करता है, यूरोप मैटर करता है, बरतानिया मैटर करता है, अगर तमाम इस्लामी मुमालिक आज क्या ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, क्या ऐसा मुतालबा लेकर आ सकते हैं जहां पर फलस्तीन के अवाम को इसराइली अजाब से निजात दिलाई जा सके? देखिए शाहिद, दुनिया में आज तक कोई मसला ना अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन से हल हुआ है, ना यूरोपियन पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन से हल हुआ है, ना ओआईसी की रेजोल्यूशन से। ये जो मसले होते हैं ये जंगों से हल होते हैं। सही। दुनिया में सिर्फ दो तरीके होते हैं हल करने के, जंगें या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का वार होता है वो। सही। और कोई तरीका नहीं है। और इन दोनों तरीकों में मुस्लिम दुनिया जो है वो पटीचर तरीन एलिमेंट है। मुस्लिम दुनिया के पास डिवाइडेड है, टेक्नोलॉजी है, न जंग करने की इस्तेताअत है और ना मईशत है। मईशत अमारत बहुत है, यानी जो गल्फ की रियासतें हैं। शमशाद साहब लेकिन शमशाद साहब लेकिन ये भी तो एक हकीकत। पहले मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी। मुझे काटिए मत। जी। मैं कह रहा हूं कि ये अरब शहजादे जो हैं ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इनको दौलत दे दी। सही। इनके दिमाग, इनके नहीं, इनके बुजुर्गों के शेख जायद और शेख राशिद, अच्छा दिमाग शमशाद साहब लेकिन गवर्नेंस उन्होंने पैदा की। शमशाद साहब एक सवाल आपसे, आपने जो एक बात की उसमें से एक सवाल ये निकल रहा था, आपने कहा कि इश्यूज रिजॉल्व किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं हो सकते, इशू रिजॉल्व जंगों से होते हैं। जंगों से इशू का रिजॉल्व किस तरीके से निकल सकता है? जंग का तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं बता देता हूं अब आपको, जरा सुनिए कि मुस्लिम दुनिया 57 मुल्क हैं, हम सुनते जाइए जरा, 57 मुल्क हैं। जी। और दौलत जो है हमारे पास, इन 57 मुल्कों के पास दुनिया के एनर्जी के रिसोर्सेज 70% हैं। दुनिया के जो मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 60% हैं। सही। और उस इतनी दौलत होने के बावजूद मुस्लिम दुनिया का जो हिस्सा है दुनिया की जीडीपी में वो सिर्फ 5% है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, सो रिच एंड येट सो पुअर एंड सो वीक। आपके पास वो ताकत नहीं है जिसके जरिए से आप जंग का सोच भी सकें। सही। क्योंकि आपकी सारी हुक्मरानियत जो है मुस्लिम दुनिया की वो गुलाम है मगरब की, अच्छा एक अमेरिका की। अच्छा एक और शमशाद साहब एक और जुमला मैं चाह रहा था कि आपसे आपके सामने रखूं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है या अक़वाम आलम की सूरत हाल है वो उस तरीके से इशू को मैनेज नहीं कर रहे जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल एक इशू आ रहा है जो मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, इस वक्त जो ओआईसी की मीटिंग है, ओआईसी की मीटिंग गैर मामूली तौर पर इसलिए भी जरूरी है कि इस सारी सूरत हाल में जो इस्लामी ममालिक हैं, जो पाकिस्तान है, वो अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि सिर्फ इन इजलासों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आते हैं तो बात करेंगे इकॉनमी की। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा बात करेंगे मईशत की। अगर हम मईशत के अशारियों को और आदाद और शुमार को देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें कुछ मुस्बत नज़र आती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर हम मुस्बत चीज़ों की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है वो 55,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी टच करती है, लेकिन रवां हफ्ते में ये भी नज़र आता है कि जो महंगाई है उसमें 0.73% इजाफा भी हुआ है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम आदमी खासकर महंगाई से मुतासर होता है। लेकिन साथ साथ अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करते हैं तो $40 लाख के 3 नवंबर के जो आदाद शुमार हैं, इजाफे के बाद $40 लाख के इजाफे के बाद 7 अरब 51 करोड़ 15 लाख डॉलर हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। और कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त 5 अरब 10 करोड़ डॉलर तकरीबन $27 लाख मौजूद हैं। तो अगर इस तरह इनको मिलाकर देखते हैं तो ये तकरीबन ज़खायर जो है 12 अरब 61 करोड़ के करीब बनते हैं। लेकिन नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि IMF के जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात जारी हैं जो कि 15 नवंबर तक जिसे कहते हैं कंक्लूड हो सकते हैं, और उसमें क्या चीज़ें मज़ीद सामने आ सकती हैं इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए, डॉलर को कंट्रोल रखने के लिए और ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लाजमी सी बात है गाइडलाइंस आएंगी IMF की तरफ से, लेकिन उससे पहले ज़रा हम चाहेंगे कि जो माहिरीन मईशत हैं उनसे बात करें। डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी दिखाती है और ये एक मुस्बत इकदाम कह सकते हैं, लेकिन महंगाई में भी 0.73% इजाफा होता है। तो आपके ख्याल में जो चैलेंजेस हैं वो अभी तक उसी तरह बरकरार रहेंगे जैसे चंद महीनों पहले थे? शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छा जायजा इंट्रोडक्शन में रखा सामने। सो देखिए कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, राइट। एक तो ये है कि हमारे जो PIBs हैं गवर्नमेंट के, उनका जो रेट है वो कम हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो महीने हैं, जो एज वी एंड द फिस्कल ईयर 24, तो जो पॉलिसी रेट है वो कम होने की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हो। आपने ये भी देखा है कि अपटेक एक रेमिटेंसेस में है। इस माह की रेमिटेंसेस $2.5 अरब आए। मुझे सितंबर की रेमिटेंसेस में भी एक अपटेक दिखाई दिया था, बट अक्टूबर में मुझे उम्मीद थी कि ये ज्यादा अपटेक होगा बिकॉज जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट है वो बहुत कम रह गया था फर्क उस रेट में, और इसलिए जो रेमिटेंसेस हैं वो वापस आए। तीसरी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो है, बावजूद इसके कि आपने सही फरमाया, हमने एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन इन ग्रोथ रखा हुआ है। अगर आप 22% का पॉलिसी रेट या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और एक टाइट फिस्कल पॉलिसी, और इस पर मैं भी आता हूं कि इससे मेरा क्या मतलब है। टाइट मॉनेटरी तो आपको पता है कि 22% का रेट है, सो एक दुनिया भर में भी कसाद बाजारी का माहौल है, सो हम इंड्यूस्ड स्लो डाउन कर रहे हैं। बावजूद इसके फर्टिलाइजर कंपनीज, बैंक्स, पेट्रोलियम कंपनीज, इनके हिस्से बहुत चीप हो गए थे कंपेयर टू द काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दे वर शोइंग। हमारा जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अभी भी 4 के करीब है, नीचे 3 पे चला गया था जब मार्केट नीचे थी। ये हमारा एवरेज 8 करता है। सो इस वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट को तकवीयत मिली और लोगों ने सस्ती चीज खरीदी। फिर थोड़ी सी एग्रीकल्चर में एक रमक सी दिखाई दे रही है। कॉटन माशाल्लाह अच्छी आ रही है, वीट माशाल्लाह अच्छी आ रही है, राइस क्रॉप माशाल्लाह अच्छी आ रही है। सो ये एक साइंस है। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा अपटिक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, एक नेगेटिव जा रही थी जुलाई में, थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा ज्यादा अपटिक आया है, सो दैट्स आल्सो पॉजिटिव। ये तो है इस वक्त ओवरऑल तनाजुर। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, आई स्टिल थिंक इट्स वेरी मच ऑन द हायर साइड। आपने अच्छा किया कि आपने बड़े एक रीसेंट SPI का जिक्र किया। 16 सितंबर तक ये नेगेटिव वीक ऑन वीक चल रहा था और उसके बाद भी नेगेटिव चलता रहा। 16 ये सितंबर में एक हायर हुआ था, अब 0.7 वीक ऑन वीक बढ़ा है और वही आई थिंक 29 पॉइंट समथिंग ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसके अलावा CPI 27 पे भी लोगों के लिए तो हाई है, बट ये उम्मीद रखें कि कीमतों के बढ़ने की शरह, आई थिंक एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पास थ्रू हो गया। दुनिया भर में कीमत जो है ऊपर गई थी, नीचे आ गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। बावजूद इसके शायद साहब के एक कॉन्फ्लिक्ट है और ख्याल ये था कि ये अगर कहीं स्प्रेड ना कर जाए, बट मार्केट्स इंटरनेशनली ग्लोबली ट्रीट कर रही हैं इसको कि ये नहीं स्प्रेड करेगा।
जो इस वक्त 0.7% वीक ऑन वीक बढ़ा है, इसमें अगर मैं गौर से जायजा लूंगा तो प्रॉब्लम आ रही है पेरिशेबल आइटम्स पे। पेरिशेबल आइटम्स की कीमतें जो है वो बहुत बड़ी हैं, इसमें टमाटर भी है, आई थिंक प्याज भी है, आलू भी है। लेट्स होप कि नई फसल के आने से ये भी संभल जाए। सो आई थिंक द पीक ऑफ राइज इन प्राइसेस इज ओवर, बट अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको कम इसलिए भी दिखाई देगा कि एक बेस इफेक्ट लास्ट ईयर का भी किक इन कर जाएगा। अब आप खाकान साहब एक चीज आप ऐड करना चाह रहे थे, आप ऐड कर लें तो मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने ये भी बहुत सही बात की है, आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है। आईएमएफ का पहला रिव्यू कंप्लीट कराना लाजिम व मलजूम है, और हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे डिटेल में। इससे आगे आईएमएफ पे बात करूंगा। आपने जो 0.7% की बात की, महंगाई की, मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा था, और पिछले कई महीनों से जब से आपसे मईशत पे बात होती है तो आप कई महीनों से मुसलसल ये बात करते आ रहे थे कि जो महंगाई है वो कुछ अरसे तक रहेगी और हमें इसको बर्दाश्त करना होगा। लाजमी सी बात है, जो चीज़ें हम आईएमएफ के साथ कमिट कर चुके हैं, माजी में की, वो पूरी नहीं की, उसके नताइज हमें भुगतने होंगे। लेकिन आपका ये भी अंदाजा था कि 2024 तक, 2024 तक, 23 तो इस वक्त चल रहा है, 24 के भी मिड या लास्ट के करीब हम जाके कुछ चीज़ों को बेहतर करने की सूरत हाल में आएंगे। वो भी उस सूरत में कि जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं या जो हमने अपना फिस्कल डिसिप्लिन बनाया हुआ है उसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आपके ख्याल में अब भी आम आदमी को जो रिलीफ, जैसे अभी आपने एक बेहतर बात की कि जो तवानाई की साइड पे जो महंगाई का मामला था, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे हो या एनर्जी प्राइसेस पे हो, वो किसी हद तक अब मामला काबू आ गया, लेकिन अब बुनियादी जरूरत की अशिया लाजमी सी बात है एक आम आदमी के लिए मसला है। आपके ख्याल में टेंटेटिवली मजीद कितने महीने रह सकते हैं अगर हम अपने फिस्कल जिसे कहते हैं डिसिप्लिन में रहते हुए आगे चलते हैं, तो आम आदमी को रिलीफ मिलने में कितने महीने लगेंगे खाकान साहब? देखिए, आई थिंक एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि उम्मीद करता हूं मैं कि थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो पिकअप करना शुरू हो जाएगी यहां से, जैसे कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन, ये कीमतों का बढ़ना, हमारी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी वापसी आ जाएगी। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट के मौके दोबारा आएंगे। याद रखिए कि ये भी बहुत तकलीफ है। इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा कि अब गैस रह गई थी, उसका इफेक्ट नवंबर में आना है। आई थिंक 0.7-0.8% ईयर ऑन ईयर उसका इफेक्ट आएगा। जो सीपीआई है उसमें गैस की जो कीमतें तब्दील की हमें 1 जुलाई को कर देनी चाहिए थी, जब ओगरा ने की थी। वी वुड हैव बीन डन बाय नाउ, बट एनीवे ये अभी भी 3-4 महीने ऐसे ही हैं। बट मुझे थोड़ा सा जो कंफर्ट, जो मैं कहता था मिड 2024 तक दुनिया में भी कीमतें नीचे आ जाएंगी, वो थोड़ा सा अर्लियर इसलिए आ गई हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ब्रेंट है वो 90-95 से इस वक्त $80-81 पे आ गया है। अगर हमारा रुपया कंफर्टेबल रहा तो ऑयल की प्राइसेस पाकिस्तान में शायद अब जिस सतह पर हैं या इसके इर्द गिर्द या नीचे ही ट्रेड करेंगी, तो दैट विल गिव कंफर्ट टू इन्फ्लेशन। अगर हमारी ये क्रॉप्स थोड़ी सेटल कर जाती हैं तो फिर दैट विल गिव कंफर्ट टू इन्फ्लेशन। नंबर 3, अगर हमारा आईएमएफ का रिव्यू हो जाता है और डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, कौन से डॉलर? कमर्शियल फंडिंग है, बायलैटरल फंडिंग है, हमारी जनीवा की फंडिंग है, हमारी ये जो इस वक्त आईएमएफ के साथ $710 मिलियन हैं, ये सारे अगर पैसे आएंगे तो आप अपनी इंपोर्ट का जो क्लॉगिंग है उसको अनक्लॉग करेंगे। मैं कल ही सुन रहा था कि फार्मास्यूटिकल में किसी चीज की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो होता है कीमतें बढ़ जाती। ये अनक्लॉग तब होगा जब ये कंफर्ट होगा कि हमारे रिजर्व्स वापस डबल डिजिट्स पे चले जाएंगे। एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, माजी में हमने ये देखा, बहुत सी चीजों के हवाले से हम बात करते थे, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने भी हमें इफेक्ट किया, खासकर बुनियादी जरूरत की जो चीजें थी। गंदम का एक टाइम पे मामला था, उस वक्त भी हमें इफेक्ट कर गया। इस वक्त एक और कॉन्फ्लिक्ट भी दुनिया में नजर आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट लाजमी सी बात है फ़लस्तीन की सूरत में, गाजा की सूरत में। आज उस पर एक बहुत गैर मामूली इजलास भी हो रहा है। आपके ख्याल में आलमी तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है या जो आलमी तौर पर चीज़ें हो रही हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रोलॉन्ग होना भी हमारी इकॉनमी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह हम दुनिया को आज देख रहे हैं, पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले चले जाएं तो एक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई थी, मतलब अनप्रेसिडेंटरी मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है। ये मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट करता हूं, अनप्रेसिडेंटेड मॉनेटरी टाइटनिंग दुनिया में हुई है।
0% था इस वक्त पॉलिसी रेट अमेरिका में, फेड का फंड रेट जिसको हम कहते हैं, वो 5.25 पे चला गया। दैट्स अ बिग जंप, राइट? उससे एक दुनिया भर जो है उसमें कसाद बाजारी और ग्रोथ को स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही हर्ट हो रही थी। अब आप आ जाइए कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑब्वियसली देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स, बट मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह करे कि OIC का अच्छा रेजोल्यूशन आए, अल्लाह करे कि थोड़ी सी सैंक्टिटी और लोगों को ये समझ आए कि ये गलत अगर चले गए हैं, और जो पावर्स टू बी हैं, यूरोप, अमेरिका, इजराइल, ये सब मिलकर दे हैव अ डिफरेंट स्टांस, पर मार्केट्स ने समहाउ इसको एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ट्रीट किया है कि ये कन्फाइंड टू द रीजन है, और इससे ऑयल मेनली की डिसरप्शन नहीं हुई। ये दुनिया के लोगों के लिए अच्छा है। बट जो याद रखिए कि दुनिया जो वापस जाएगी उसको अभी 2024 का एंड हो जाएगा जब इन्फ्लेशन वापस 2-3% के बैंड में आती है। अच्छा खाकन साहब, एक और चीज जो मेरे सामने थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जिसे कहते हैं 31 अक्टूबर तक के जो नंबर्स हैं, उसमें जो सबसे एक अच्छी चीज मुझे नजर आती है कि जो तरसीलात ज़र जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही हैं उसमें 11.5% का इजाफा हुआ है। आपके ख्याल में ये जो चीजें हमने क्रैकडाउन्स किए हवाला हुंडी के अगेंस्ट डॉलर के मामले पर, ये उसके रिजल्ट्स हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स हैं, तो मिड टर्म रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जबरदस्त आपने बात की है। शॉर्ट टर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड रिफॉर्म्स एंड एनफोर्समेंट, ये 3 चीजें आपने की थी, ये तीनों हैव वर्कड फॉर यू। एक इलीगल मार्केट क्रिएट हुई थी, वो डिसअपियर कर गई है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहे हैं। पहले डॉलर्स इनफ्लो हुआ, रुपया स्ट्रांग हुआ, डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, रुपया थोड़ा कमजोर हो रहा है। दिस इज हाउ इट शुड behave and this is how it is behaving. थोड़ा सा I think IMF के आने की वजह से भी हम we are a little easier on controlling the movement, but that is okay. This is how it should be. अब नेक्स्ट फेज क्या है? $7.5 अरब के ज़खायर पाकिस्तान की 1.5 माह की इंपोर्ट को कवर करते हैं। ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। सही। अब आपको कम से कम अपने जो इन फ्लोज हैं वो डेट क्रिएटिंग मैंने मेंशन किए, नॉन डेट क्रिएटिंग थ्रू SIFC करें, थ्रू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करें, थ्रू प्राइवेटाइजेशन करें, थ्रू बायलैटरल कॉन्ट्रैक्टिंग करें, थ्रू G2G सेल्स करें। ये सारे काम आपको करने हैं। FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एंटाइज करें। ये सारे काम आप करेंगे तो तब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम 2 माह पे होने चाहिए, मिनिमम होने तो 3 पे चाहिए चलें गिवन पाकिस्तान। सो अब हमने शायद भाई सोचना ये शुरू करना है कि February 8 के बाद तक तो आप ऐसे चला सकते हैं मुल्क को। फिर जो ट्रांजिशन होनी है उसमें बहुत मेहनत से आपको ट्रांजिशन करना है इन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से इनटू लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल वर्क, जो आपको प्राइवेटाइजेशंस, एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करना, FBR। खाकन साहब, एक सवाल ये तो बनता है, जो आपने बात की ट्रांजिशन के फेज की, मैं पिछले कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूं कि आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस केयरटेकर गवर्नमेंट ले रही है वही FIA है, वही कस्टम्स है, वही FBR है, वो सारे काम कर रहे हैं। लेवीज, पुलिस हमें नजर आती हैं काम करते हुए, लेकिन जैसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और आप जैसे माहिर मईशत जब ये कहते हैं हमेशा हमसे कि जब आपकी इकोनॉमी के फैसले पॉलिटिकल फैसलों से लिंक होते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्ट टर्म डिसीजंस हमने लिए, अगर हम इनको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल लोगों के लिए ये आसान होगा बैगेज लेना, जैसे केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, उन्होंने ये डिसीजंस लिए और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं? I think a lot of important institutions are pulling in one direction. I think establishment, both civil and military, is pulling in one direction. Caretaker setup तो मतलब कर ही रहा है। अब इसका ट्रांजिशन भी आई थिंक इसी तरह होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो पाथ अगर मैं आपके सामने रख दूं कि आपने ये ट्रांजिशन करके इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, स्मगलिंग को, होर्डिंग को कंटिन्यू करना है। सिस्टम इनर्शिया को ब्रेक किया है एस्टैब्लिशमेंट में। ऑनेस्टली सिस्टम में तो इसका ये मतलब तो है ना शाहिद साहब कि इतनी गुंजाइश है कि वो इन चीजों को संभाल सके, काम कर सकता है। सिस्टम इनर्शिया जब भी आपने देखे ना, तो आपने फिर ये तो आपने पाकिस्तान में प्रूव कर दिया ना, जब लोग कहते हैं जी स्टेट फेल्ड है, ये ऐसी बात। तो मैं कहता हूं कि यार सिस्टम इनर्शिया अभी ब्रेक किया है हमने थोड़ा सा इम्पेटस क्रिएट किया, तो आप उसका इफेक्ट देखें। बिल्कुल। सो ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर अब आने वाली हुकूमत का पाथ बड़ा क्लियर है। इस सिस्टम इनर्शिया को ब्रेक किए रखें, इस पुश को चलाएं। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल काम जिन एरियाज में हमने बात की है, ग्रोथ क्रिएटिंग, वो करें।
IMF का नया प्रोग्राम करना है आपको। अच्छा, IMF पे जो चीजें मैं खाकान साहब देख रहा था उसमें टेक्निकल सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए। कल या परसों मंडे तक टेंटेटिवली पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने खबरों में हैं उनमें IMF दरामदात की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, उसको मजीद स्ट्रिक्ट करने की बात करेगा और पावर सेक्टर में जो है ना मजीद कुछ टैक्सेस की बात करेगा। तो हम इस पोजीशन में होंगे कि इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, या आपके ख्याल में कुछ रिलीफ हमें मिल सकता है? देखिए, एक तो ये याद रखिए कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये एक ब्रिजिंग फैसिलिटी है, ये कोई IMF का पूरा प्रोग्राम नहीं है। और ये उन्होंने आपके साथ इसलिए तय किया क्योंकि आप एक इलेक्शन साइकिल में थे, तो उसको पार करने के लिए आपको ये मिल गया है। इसमें आपने एनर्जी पे कुछ काम किया है, FPR के नंबर कंफर्टेबल हैं, बट ओवरऑल जो आपने एक्सपेंडिचर्स हैं उसको बहुत कम सतह पर रखा हुआ है। मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही है, आपने कुछ बहुत ही एक्सपेंडिचर्स को जब कम किया तो आपका जो डेफिसिट है वो थोड़ा संभला है। बट आई थिंक आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ेंगे तो IMF आपसे डिस्कस करेगा आपका जो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट उनसे तय है वो कैसे अचीव होगा। फिर IMF आपसे ये तय करेगा कि जी 9400 मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा, बट अगर इंपोर्ट्स कम करनी पड़ी, जो कि करनी पड़ेंगी बिकॉज हमारी अभी भी इनफ्लोज, डॉलर इनफ्लोज पे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं जितना मैं बाकी चीजों पे हूं जिनकी मैंने आपसे डिटेल में गुफ्तगू किया। फिर IMF आपसे एक्सचेंज रेट को जैसे हम चला रहे हैं वैसे ही चलाने की बात करेगा। प्रोविंशियल सरप्लस 600 अरब का है, ये एक बड़ा नंबर है। मेरा ख्याल है ये मुश्किल होगा गिवन एवरीथिंग कि हम 600 अरब का सरप्लस कर सके। तो IMF आपसे डिस्कस करेगा कि हाउ डू यू वांट टू गेट टू दैट। SOEs पे तो रिपोर्टिंग है वो आप कर लेंगे क्वार्टरली। खाकान साहब 30 सेकंड्स में आपके ख्याल में IMF के मामलात आराम से चलेंगे और ट्रांजिशन का फेज भी आराम से गुजर जाएगा? 30 सेकंड्स। I am cautiously comfortable कि पाकिस्तान के 30 सितंबर के अहदाफ जो IMF के साथ तय करने हैं वो तय हो जाएंगे। बट ऑन दी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड आई थिंक एक गुफ्तगू होगी और उस पर कुछ एश्योरेंसेस चाहिए होंगी, क्योंकि वो हमें दूसरों से भी मांगनी पड़ती हैं, अपने जो हमारे लेंडर्स हैं उस पर बातचीत जारी रहेगी। बट विद सम एडजस्टमेंट्स वी शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। खाकान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर खाकान हसन नजीब, हमने मईशत पर बात की और उन्होंने एक बात वाज़े तौर पे ये बताई कि आने वाली भी जो हुकूमत है उसे इन फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। जो फैसले अभी किए गए सिर्फ माशी फैसलों को अगर हम सियासी फैसलों के तले दबाएंगे तो हमें नुकसान ही होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।